वेलकम टू थ्योरी टाइटंस। थ्योरी टाइटंस की एक और धमाकेदार इन्वेस्टिगेशन में आपका स्वागत है। हम सब हमेशा कहते हैं कि अंग्रेजों ने मतलब ब्रिटिशर्स ने भारत को गुलाम बनाया। पर क्या हो अगर ये पता चले कि भारत को किसी देश ने नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ने गुलाम बनाया था। जी हां, एक प्राइवेट कॉरपोरेशन। और ये कहानी किसी भी आज के बिजनेस टेकओवर से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी जिसे सिर्फ 125 व्यापारियों ने शुरू किया था, एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लेती है। चलिए आज इस अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। ठीक है, तो पहले जरा इस फर्क को समझिए। ये दिमाग चक्कर देने वाला है। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब आज के जमाने का कोई छोटा मोटा स्टार्टअप, और दूसरी तरफ था मुगल भारत, एक ग्लोबल सुपर पावर। उस वक्त दुनिया की कुल जीडीपी का 25% हिस्सा अकेले भारत से आता था। कोई मुकाबला ही नहीं था। तो कहानी शुरू होती है पहले हिस्से से। इस कंपनी की शुरुआत एक बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरी पिच से हुई थी। पता है ये सब शुरू कहां से हुआ? एक बहुत ही छोटी सी चीज से, काली मिर्च। हुआ ये कि डच व्यापारियों ने अचानक काली मिर्च के दाम बढ़ा दिए। बस लंदन के कुछ व्यापारी नाराज हो गए। उन्होंने तय किया कि हम अपनी खुद की मसाला कंपनी शुरू करेंगे। और देखते ही देखते महारानी एलिजाबेथ प्रथम से उन्हें एक रॉयल चार्टर यानी एक तरह का ऑफिशियल लाइसेंस भी मिल गया। लेकिन ये कोई आम बिजनेस लाइसेंस नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये था एक तरह से राज करने का लाइसेंस। सोचिए, महारानी ने इस कंपनी को ऐसी शक्तियां दे दी जो सिर्फ एक देश के पास होती हैं। अपनी खुद की करेंसी छापना, अपनी प्राइवेट आर्मी और नेवी रखना, अपने कानून बनाना और यहां तक कि जंग छेड़ने और शांति संधि करने का अधिकार भी। मतलब एक कंपनी को इतनी ताकत, ये तो अविश्वसनीय था। तो कंपनी बन गई, उसे असाधारण शक्तियां भी मिल गईं। अब अगला कदम था बाजार में एंट्री। चलिए देखते हैं कि कैसे इन्होंने एक इतने बड़े और मजबूत बाजार में अपनी जगह बनाई। वैसे उनका पहला प्लान भारत आने का था ही नहीं। वो तो इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स जाना चाहते थे। लेकिन वहां पहले से मौजूद ताकतवर डच व्यापारियों ने उन्हें खदेड़ कर भगा दिया। तो इस शुरुआती हार के बाद उन्होंने अपना रुख भारत की ओर किया, एक ऐसा बाजार जहां उस वक्त महान मुगल साम्राज्य का राज था। और देखिए, भारत में पैर जमाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उन्हें 10 साल लग गए। पहले उनके डिप्लोमेट विलियम हॉकिंस आए, उन्हें तो सम्राट जहांगीर ने सीधे मना कर दिया। फिर 1615 में आए सर थॉमस रो, उन्होंने 3 साल, जी हां पूरे 3 साल लगाए। तब जाकर सूरत में एक छोटी सी ट्रेडिंग पोस्ट खोलने की इजाजत मिली। कितना धैर्य था सोचिए। और फिर आया कहानी में सबसे बड़ा मोड़, जब कंपनी की रणनीति व्यापार से बदलकर एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण यानी हॉस्टाइल टेकओवर में बदल गई। ये मौका उन्हें मिला 1707 में, जब सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हुई। उनके जाते ही इतना बड़ा मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, टूटने लगा। और इस पावर वैक्यूम ने, इस खालीपन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना खेल खेलने का एक सुनहरा मौका दे दिया। और इस खेल का मास्टर खिलाड़ी था रॉबर्ट क्लाइव। 1757 प्लासी का युद्ध। लेकिन यह कोई सैन्य जीत नहीं थी, ये एक बहुत ही शातिर और बेहद क्रूर कॉर्पोरेट दांव था। प्लान आसान था, दुश्मन के कैंप में एक गद्दार ढूंढो। मीर जाफर मिल गया, उसे रिश्वत दो, बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया, उसे जंग के मैदान में धोखा दिलवाओ और फिर उसे एक कठपुतली सीओ यानी पपेट नवाब बना दो। शानदार है ना? और उतना ही खतरनाक। तो अब कंपनी के पास राजनीतिक नियंत्रण था। अब देखते हैं कि उन्होंने इस नियंत्रण को पैसा निकालने की एक परफेक्ट मशीन में कैसे बदला। उनका मास्टर स्ट्रोक था दीवानी अधिकार हासिल करना। आसान शब्दों में 1765 में उन्होंने कमजोर मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार ले लिया। जरा इसके बारे में सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी अब 2 करोड़ लोगों से टैक्स वसूल सकती थी। वो अब देश के खजाने की मालिक थी। और इससे उन्होंने लूट का एक ऐसा चक्र बनाया जो एकदम परफेक्ट था। स्टेप 1, लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूल करो। स्टेप 2, उसी टैक्स के पैसे से भारत का सामान जैसे कपड़ा और मसाले खरीदो। स्टेप 3, इस खरीदे हुए माल को ब्रिटेन भेजकर बेचो और जबरदस्त मुनाफा कमाओ। समझ रहे हैं? उन्हें भारत का माल खरीदने के लिए अपनी जेब से 1 पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। सब हमारे ही पैसे से हो रहा था। और इस आर्थिक लूट का मानवीय असर
बहुत ही भयानक हुआ। कंपनी की टैक्स नीतियां इतनी सख्त थीं कि इसकी वजह से 1770 में बंगाल में एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की जान चली गई। ये थी उस मुनाफे की असली कीमत। और अगर कुल लूट की बात करें तो अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक के अनुसार कंपनी और ब्रिटिश शासन ने मिलकर करीब 45 ट्रिलियन डॉलर्स, जी हां 45 ट्रिलियन डॉलर्स की दौलत भारत से निकाली। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसकी आज कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इस पूरी लूट का लंबे समय तक क्या असर हुआ और आखिरकार उस कंपनी का क्या अंजाम हुआ, चलिए देखते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, जो पैसा भारत से लूटा गया वो सीधे सीधे ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को फंड करने में इस्तेमाल हुआ। एक तरफ भारत के उद्योग बर्बाद हो रहे थे और उसी पैसे से ब्रिटेन में उद्योग खड़े हो रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य को बनाने का, उसके युद्ध लड़ने का सारा खर्चा भी भारतीय राजस्व पर डाल दिया गया था। मतलब साम्राज्य वो बना रहे थे और बिल भारत चुका रहा था। पर आखिर में कंपनी का अंत हुआ। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन को समझ आ गया कि ये कंपनी अब इस देश को संभाल नहीं सकती। इसके अपने ही भ्रष्टाचार ने इसे खोखला कर दिया था। इसलिए 1858 में कंपनी को खत्म कर दिया गया और ब्रिटेन ने भारत पर सीधा शासन शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी और सबसे दिलचस्प मोड़ बाकी है। साल 2005 में एक भारतीय उद्यमी संजीव मेहता ने उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया। सोचकर देखिए, जिस कंपनी ने एक देश को गुलाम बनाया, आज उसका मालिक एक भारतीय है। इतिहास ने पूरा चक्कर घूम लिया। ये पूरी कहानी हमें आज के दौर के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक अकेली कंपनी 250 साल पहले पूरे देश की किस्मत बदल सकती थी, तो आज की बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियों की क्या भूमिका और क्या जिम्मेदारी है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। एक व्यापारी कंपनी ने एक देश को गुलाम बना लिया। अधिक ऐतिहासिक रहस्यों के लिए थियरी टाइटन्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।